नमस्कार। स्वागत है शेष पढ़ते के इस यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी बात पश्चिम बंगाल के रैली में कहा। पश्चिम बंगाल में उनकी आखिरी चुनावी सभा थी मथुरापुर इलाके में। वहां उन्होंने जो कुछ कहा वो सुन करके हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिरकार हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए, मानव अधिकारों के लिए, नागरिक सेवाओं के लिए और लोकशाही को बचाए रखने के लिए आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई नया कदम उठाने वाला है या इन सबको कुचलने की कोई नई बुनियाद तैयार की जा रही है। बहुत बड़ा सवाल कि क्या 4 जून के बाद अगले 6 महीने के भीतर कौन सा राजनीतिक भूचाल इस भारत देश में आने वाला, जिसका इशारा अंतिम चुनावी सभा में पश्चिम बंगाल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पहली बात तो 4 जून को अगर प्रधानमंत्री यानी पीएम मोदी फिर से सत्ता में आते हैं तभी उनके हिसाब से कोई भूचाल आएगा। अगर वो सत्ता में नहीं आते हैं तो फिर उनका भूचाल उनकी सत्ता के साथ ही किताबों में, पोथी में, भारतीय जनता पार्टी की पोथी में बंद हो जाएगी। आखिर 6 महीने के बाद की बात क्यों किया प्रधानमंत्री ने? ये बात इसलिए क्योंकि आप सबको पता है कि 4 जून से 6 महीने का मतलब ये होता है 4 दिसंबर 2024 तक। 4 जून से 4 दिसंबर यानी 6 महीने की समय सीमा अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है तो थोड़े कहे कुछ ज्यादा समझने की प्रयास करना, यानी इस भारत देश में लोकतंत्र के हित में और इस भारत देश के समाज के हित में हो। दरअसल 10 नवंबर देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस DY चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। और क्या चंद्रचूड़ साहब के रिटायरमेंट का इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? और किस बात के लिए कर रहे हैं? चंद्रचूड़ के कई सारे फैसले हैं जिससे आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी निर्णय हैं, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, कई सारे ऐसे इस दौर में निर्णय आपको देखने को मिल जाएंगे जिससे इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत होती हुई दिखी है। सत्ता के अरमानों पर, सत्ता के द्वारा तानाशाही थोपने की कथित कोशिशों पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने काफी हद तक रोक लगाई। तो क्या चंद्रचूड़ के रिटायर का इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? अगर देश की जनता ने चाहा तो 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही रिटायरमेंट हो जाएगा, यानी उस दिन वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा हो जाए, सॉरी पूर्व प्रधानमंत्री। अगर जनता ने चाहा तो आगे कंटिन्यू कर सकता। ये सुविधा चंद्रचूड़ साहब को नहीं है, उनको 10 नवंबर को रिटायर होना ही है। और उसके बाद जो चीफ जस्टिस बनेंगे काफी विद्वान जज हैं, जाने माने जज हैं, और मनीष सिसोदिया के बेल पिटीशन वाले मामले को उन्हीं की अध्यक्षता वाली बेंच सेटल कर रही है। कई बार मनीष सिसोदिया की जमानत का मामला वहां तक पहुंचा है। बहुत कड़ी टिप्पणी उन्होंने की थी। ये अलग बात है कि जमानत नहीं दिया। खैर, ये 10 नवंबर के बाद की बात है कि जस्टिस संजीव खन्ना आएंगे, लेकिन 10 नवंबर के बाद संजीव खन्ना साहब आए, हो सकता है कोई और आता, लेकिन जो परंपरा है, जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसके मुताबिक खन्ना साहब आएंगे। लेकिन मुद्दा खन्ना साहब नहीं है। मुद्दा दरअसल ये है कि 10 नवंबर को चंद्रचूड़ साहब के रिटायर्ड होने के बाद इस भारत देश की सत्ता क्या चाहती है। अगर मौजूदा सत्ता बरकरार रही तो आखिर 6 महीने की डेडलाइन जो है ममता बनर्जी और TMC पे अटैक करते हुए इस भारत देश के परिवारवादी पार्टियों के ऊपर चुनावी हमला करते हुए मंच से आखिर प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से 6 महीने में राजनीतिक भूचाल की बात कर दी, तो यहाँ पे राजनीति पे आधार लोकतांत्रिक समाज किस प्रकार से इस भूचाल को देखेगा। 4 बड़े डॉट्स लगते हैं। ये 4 डॉट्स क्या है? ये 4 डॉट्स इस सबको देख करके आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग समय अंतराल में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने या भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद सत्ता के क्रियाकलाप ने इन सबको कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा किया। पहला सवाल है कि क्या इस भारत देश में राज्य को, यानी पूर्ण राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है? ये बात हमें नहीं पता क्या होगा नहीं होगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में राज्य को बदलने की आशंका क्यों ऐसा आता है? क्या यही राजनीतिक भूचाल होगा जब राज्यों की सत्ता खत्म हो जाएगी और इस भारत देश का संपूर्ण नियंत्रण दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए उस व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा, जो व्यक्ति सत्ता पे आसीन होगा, और सत्ता पर आसीन व्यक्ति राज्य के अधिकांश अधिकारों को अपने हाथ में टेक ओवर कर लेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होता है।
आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की हालत आप देख सकते हैं देश में। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की हालत अलग अलग राज्यों में यह है कि वो केंद्र शासित प्रदेश यानी अरविंद केजरीवाल से ज्यादा अधिकार उनके पास नहीं है, और जिनके पास अधिकार है उनके साथ किस प्रकार से टसल चल रहा है आपको बखूबी पता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीटें जहां से आती है, लेकिन एक अधिकारी जिसको 3 साल पहले या 2.5 साल पहले रिटायर्ड हो जाना चाहिए था, वो अधिकारी सेवा विस्तार पा करके चीफ सेक्रेटरी बना हुआ है उत्तर प्रदेश के भीतर। क्या उत्तर प्रदेश कैडर में कोई काबिल IAS ऑफिसर की कमी है क्या? उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच सहमति में नहीं बनने का जो नई प्रक्रिया है, जो नई परंपरा है, उसमें सहमति नहीं बनने के कारण उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यवाहक DGP बनाया जा रहा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऐसा क्यों है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिन नामों को चाह रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री का ये अधिकार होता है कि वो अपने पसंदीदा अधिकारी को, सीनियर लोगों के बैच में से जो भी उनका पसंदीदा अधिकारी हो, जिस पर उनको भरोसा हो, वो अपनी टीम को तैयार करे, चाहे वो DGP के रूप में हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी के रूप में हो, चाहे किसी अन्य डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो भी डिपार्टमेंट्स। क्योंकि भारत देश के संविधान में ये अधिकार है राज्य की सत्ता चलाने वाले को, ठीक उसी प्रकार से जो है राज्य सूची के विषय पे काम करने के लिए मिला है, जिस प्रकार का अधिकार जो है केंद्र सरकार को केंद्र सूची और संवर्ती सूची पे मिले, राज्यों को भी मिले, संवर्ती सूची पे भी अधिकार मिले। लेकिन क्या राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया जाएगा? ये आशंकाएं दिखाई दे रही है, और इसीलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया और पूरा मामला संविधान पीठ के सामने गया, तो चंद्रचूड़ साहब के एक ही फैसले से कम से कम व्यक्तिगत तौर पे ये बात तो जरूर असहमति है, जब उन्होंने स्टेट हुड को डाउनग्रेड कर यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया, उस पर उन्होंने अपनी सहमति संविधान पीठ के फैसले में जता दी। केवल इतना पूछा कि राज्य में चुनाव कब करा रहे हैं, अपूर्ण राज्य का दर्जा कब तक दे रहे हैं, लेकिन उस प्रक्रिया पे कोई सवाल नहीं उठाया कि आखिरकार स्टेट हुड को क्यों डाउनग्रेड किया। जबकि केशवानंद भारती का जजमेंट साफ साफ ये बात कहता है कि 24 अप्रैल 1973 को 13 सदस्यों की जो संविधान पीठ बनी थी, आज़ाद भारत के इतिहास के सबसे बड़ी संविधान पीठ, उस संविधान पीठ ने जो फैसले सुनाए कि बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो सकता, और बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान के मूल ढांचे में भारत के संघीय ढांचा भी कुछ मूल ढांचे का ही हिस्सा है, मूल अधिकार भी हिस्सा है, संघीय ढांचा भी हिस्सा है, संसदीय प्रणाली भी हिस्सा है। लेकिन चंद्रचूड़ साहब उस जजमेंट के भीतर इस मुद्दे के ऊपर, उस मुद्दे के केशवानंद भारती जजमेंट के अंदर राज्यों के अधिकार को डाउनग्रेड करने के साथ इसको उस नजरिए से देखने पाए, और रास्ता यहीं पे खुल गया कि आगे केंद्र अगर चाहे तो किसी को भी इसी तरह से किसी भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना सकता है। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौर में उपराष्ट्रपति बनाए गए मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने भी एक दौर में ये कहा था, उपराष्ट्रपति पद पे रहते हुए कहा था कि केशवानंद भारती जजमेंट, अब उस जजमेंट का कोई महत्व नहीं है, अब उस जजमेंट को हटा दिया जाना चाहिए, ये देश के विकास में बाधक है, यानी तानाशाही को लाने में वो जजमेंट बाधक है, इसलिए उस जजमेंट के खिलाफ उपराष्ट्रपति ने राय दे दिया। तो एक ये खतरा है कि राज्यों के अधिकार जो है खत्म किए जा सकते हैं, DMSP बनाने का अधिकार केंद्र अपने हाथ में ले सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि आखिर कौन सा राजनीतिक भूचाल आ सकता है 6 महीने बाद, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा भूचाल, लेकिन आशंकाओं से रूबरू कराना काम होता है, और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, क्योंकि एक तमाम आशंकाओं के देश की जनता के बीच में लेकर जाना, विचार विमर्श के मुद्दे के रूप में तब्दील करना, जनता के बीच में जो कवायद होती है उसमें अपनी भागीदारी को निभाना, ये कहीं ना कहीं कर्तव्य होना चाहिए। तो आखिर क्यों चाहिए? दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी ने एक दौर में संविधान समीक्षा आयोग गठन किया था। एक दौर में अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारत देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भारत में संसदीय प्रणाली की जगह राष्ट्रपति प्रणाली आनी चाहिए। काफी आलोचना भी हुई थी उनकी। तो क्या नरेंद्र मोदी अब राष्ट्रपति भवन में रहने की मंशा पाल रहे हैं? क्या भारत में प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया जाएगा? क्या सांसद केवल अमेरिका के तरफ से हो जाएंगे? क्या एक व्यक्ति के हाथ में
पूरी सत्ता का केंद्र बना दिया जाएगा और जनता सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। वो व्यवस्था तो नहीं लाया जाएगा कहीं। दरअसल केशवानंद भारती जजमेंट उसके भीतर भी एक बात है, क्योंकि केशवानंद भारती जजमेंट ये बात कहता है कि संसदीय प्रणाली भी भारत का मूल ढांचे का एक हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। क्या सरकार चाहती है? भारतीय जनता पार्टी अपने इस मंशा में जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता व्यक्त कर चुके हैं, क्या नरेंद्र मोदी अब उस दौर को आगे बढ़ाना चाहते हैं? और विचार विमर्श के रूप में संसद की जो एक भूमिका होती है, अब उस भूमिका को एक व्यक्ति यानी देश के राष्ट्रपति को ही सत्ता का शीर्ष बना करके संसदीय व्यवस्था पर भी इसको खत्म करने की कवायद। अनेकता में एकता की भारतीय संस्कृति को जो संसद प्रतिबिंबित करती है, संसद के भीतर चुनी हुई सरकार जो करती है, क्या उसको खत्म करने की तरफ इशारा है? इसीलिए 6 महीने की भूचाल की बात नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है। एक और आशंका, अगली आशंका सबसे बड़ी है कि कई लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और स्वाभाविक है कि दक्षिणपंथी मिजाज के लोग जो हैं इस हिंदू राष्ट्र के विचार को सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं, प्रोपगेट करते हैं। लेकिन क्या हिंदू राष्ट्र भारत के भीतर आरक्षण खत्म कर देगा? क्योंकि जब कभी भी धर्म के आधार पर किसी राष्ट्र की बुनियाद अगर रखी जाती है तो सबसे पहले समाज की वंचित तबकों का हक मारा जाता है। धार्मिक या सांप्रदायिक उन्माद किसी भी देश को एक नागरिक समाज से एक आज्ञा पालक समाज में, सिटीजन सोसाइटी से ओबीडियंट सोसाइटी में तब्दील करने की तरफ लेकर चली जाती है। सबको पता होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उस सरकार बनने के चंद हफ्तों के भीतर एक मौके पर भारत के संविधान की प्रस्तावना पेश की गई थी। और उसमें से कौन सी प्रस्तावना पेश की गई थी? 1976 के पहले वाली, 42वें संशोधन से पहले वाली उस प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटा दिया गया था, जो 76 से पहले नहीं था। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र 1976 के पहले भी था, उस दिन जिस दिन संविधान बना उस दिन से था, लेकिन औपचारिक तौर पर प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों का समावेश जो है नहीं किया गया था। संविधान का स्वभाव उस तरह का था, लेकिन उन दो शब्दों को 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। उस समय जब हो हल्ला मचा, आखिर पुरानी प्रस्तावना को क्यों सामने लाया गया, तो सरकार को सफाई देना पड़ा कि ये गलती से हुआ है, टाइपिंग एरर से हुआ है, आगे ऐसा नहीं हुआ। दरअसल उस प्रस्तावना को सामने लाकर एक अलग तरह की बहस कराई जा रही थी। बाकी आपकी राय क्या है, देखिए। जय हिंद, जय भारत।